बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 अपनी स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज करने से पहले ये थोड़ा सा इनके फार्मूलाज देखने। एक तो टेम्परेचर कन्वर्जन है, आपको पता है टेम्परेचर जो है वो तीन हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, एक केल्विन, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनकी कन्वर्जन कैसे है कि केल्विन और सेल्सियस का आपस में क्या डिफरेंस है। जैसे कि केल्विन इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो केल्विन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से सेल्सियस का आंसर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस 273। ठीक है, ये भी हम याद रख लें तो अच्छी बात है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या कन्वर्जन है। सेल्सियस डिग्री इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इस से फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में करना हो तो ये देखिए 9 इधर आएगा, 9C हो जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 9C/5, और ये प्लस 32 जो है माइनस 32 इधर आके प्लस 32 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का डिफरेंस आपस में कन्वर्जन ये बन जाती है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। के फॉर केल्विन है, सी फॉर सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड के लिए होता है, और एफ फॉर फ़ारेनहाइट के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस के थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, आसान से। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, आपने एक चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी और 12 रुपये में बेच दी, यानी ख़रीदने से बेचने की कीमत ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। ख़रीदना यानी सेल प्राइस, बेचना सेल प्राइस आपका बेचना, और ख़रीदना आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर आपकी सेल प्राइस ज़्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी तो आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आप इसका उल्ट कर लें कि सेल प्राइस आपकी कम हो और कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूला जिस तरह से प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। इसी तरह से इसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होगी उसी के ऊपर प्रॉफिट हमें होगा ना, या उसी पे लॉस होगा। तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट लिखेंगे हम साथ। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। इसी तरह से लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज और भी यूज़ होंगे एक दो, वो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब पहले तो इंटीजर्स के ऊपर आपने घबराना नहीं कि इंटीजर्स आपके सिंपल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, जैसे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इसी तरह इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होता है 0 से शुरू होता है, +-1 +-2 +-3। खैर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। यानी 1 2 3 4 जो है आप सिंपल ये समझिए आपके इंटीजर्स होते हैं। अब देखें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उसने लिखा हुआ है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, मुतवातिर, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से। तो यहाँ 3 कंसेक्यूटिव पूछे हमसे उसने। 3 कंसेक्यूटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं, उन 3 का सम जो है वो कहता है 42 के बराबर है। अब जैसे कंसेक्यूटिव नंबर ये हो सकता है 10 11 12, 6 7 8, 13 14 15। ठीक है, 2 3 4 17 18 19, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे मिलते हैं, देखें 2 के बाद 3 कैसे आता है, 2 में +1 करें तो 3 आता है। अब 3 के बाद 4 कैसे आता है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा। यानी हर पिछले नंबर में आप 1 ऐड करते जाएँ तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को यहाँ लेट करेंगे कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से। अगर एक पहला नंबर मैं कह दूँ x+1 है, आप सिंगल x भी रख सकते थे। अगर हम सिंगल x रखते तो अगला नंबर x+1 आता और उससे अगला x+2 आता। अब मैंने x+1 इसलिए रखा ताकि आपको ज़रा तरतीब में आसानी हो जाए। x+1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो देखिए x+2 आएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो x+3 आएगा। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे ये आ गए। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या दी हुई हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो ये कि वो कहते हैं इन तीनों का सम जो है वो 42 के बराबर है। तो नंबर्स बताएं, तीनों का सम हमने ले लिया, ये इज इक्वल टू 42, प्लस का निशान और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसलिए डालिए ताकि आपको ये सेपरेट नजर आ जाए, और कोई बात नहीं। अब आप इनको ऐड कर लें, देखें सीधा सीधा ऐड कर दिया मैंने इसी स्टेप में। 3x आ गया और ये 6 आ गया। 3x + 6 इज इक्वल टू 42। 6 इधर गया, 42 - 6, फिर 36 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 12 आ गया। ये x का आंसर आया। x आपका नंबर कोई नहीं था, आपका पहला इंटीजर फिर क्या है, हम वो लिखेंगे x+1 फर्स्ट इंटीजर, यानी 12 + 1 13।
फिर सेकंड इंटीजर क्या है 12 + 2, x + 2 था ना दूसरा इंटीजर, तो 12 + 2 14, फिर 12 + 3 15, देखें 13 14 15। अब आप इन तीनों को ऐड करके चेक कर सकते हैं, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 42 ही आता है, यानी कि आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। डायग्राम आपके पास बनी हुई है बुक में, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ AC इज 300 + 500 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + 1500 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वेयर लिखेगा वो सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A√3 + B√5 सेंटीमीटर वेयर A and B आर इंटीजर्स। अच्छा, पहली तो बात ये कि जो उसने लिखा हुआ ए बी इन द फॉर्म दिस, इससे आपने नहीं घबराना। असल बात क्या है, आपने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, लेंथ ऑफ ए बी, यानी आपने ये निकालना है लेंथ ऑफ ए बी। अब आपको पता है इस ट्रायंगल में ये लेंथ ऑफ ए बी क्या चीज़ होती है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये हमारा बेस है, तो बेस हमें दिया हुआ है और परपेंडिकुलर मालूम करना है, और इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया उसने। ठीक है, ये 2-3 बातें हैं हमारे पास। अब इसमें आपने इसको लिखा AC इज इक्वल टू, पहले ये लिख दिया, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल वो भी लिख दिया, ए भी हमने मालूम करना है, हमने वो भी लिख दिया। ठीक है, ये तीनों बातें हमने यहाँ लिख दी। अब असल बात आ जाती है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है, ABC। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अब जहन में नहीं होगा तो इसको याद रख लें। 1/2 यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस और हाइट, हाइट क्या है परपेंडिकुलर, बेस क्या है ये AC, और हाइट क्या है AB। ठीक है, हमने वही लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो हमने एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू पुट कर दी, 1 + 1500 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, आपको नजर आ रहा है AC, वो लिख दिया, और हाइट AB लिख दिया पहले हमने। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, AC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और AB हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि AB की तो वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है सीधा सीधा, और AB का आंसर निकाल लेना है। पहले आप 2 देखें, इधर आएगा 2, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये शेप बन जाएगी आपके पास, 2 × 1 + 1500 इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई। ठीक है ना, अब उसके बाद में देखें ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ताकि ए बी का आंसर निकाल सकें हम। 2 × 1 + 1500 ओवर 300 + 500 इज इक्वल टू AB बन गया। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक ये यूज़ हुई आपके पास। अब आपने इसको क्या किया, AB को मैंने इधर कर दिया और इसको इधर लिख दिया, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर यहाँ रख के करते तो हमें मुश्किल पड़ जाती है, तो हमने इसलिए इसको यूँ लिखा। ये चीज़ हमने लिख दी, पहले ये चीज़ लिख ली थी। अब ये इसको मैं इकट्ठा इसलिए कर लिया क्योंकि ये तो ऊपर लिखी हुई है वही चीज़ है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है कि अंडरवुड में वैल्यू है, तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में अंडरवुड वाली वैल्यू आएगी तो हमने रैशनलाइज करना है। तो वही रैशनलाइज वाला स्टेप जो हमने पीछे एक्सरसाइज में भी सीखे हुए, √3 - √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर आपने सीधा सीधा ये मल्टीप्लाई की शेप में आ गया, तीनों वैल्यूज यूँ लिख दी, 2 × 1 + 1500 × 300 - 500, और नीचे आपके पास A + B × A - B की शेप बन रही है, जो कि हमेशा बननी है, तो वो A² - B² बन जाता है, हमने वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट्स जो दोनों हैं उनको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 2 आप वैसे लिख दो, √3 को 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया। फिर देखिए 1 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 500 ही आ गया, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको हमने 1500 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों 100 में है, तो ये 4500 आ जाएगा, 15 3 45। फिर ये प्लस माइनस माइनस हुआ और 15 5 7500 आ गया। ठीक है, और नीचे आ गया 3 - 5, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये चीज़ आ गई। अब आपने इसको लिखा 2 √3 लिखा -√5 लिखा प्लस। अब इन दोनों का काम हमने क्या करना है, इसका ख्याल रखना है। अभी हमने पहले 3 - 5 बता दूँ, -2 आ गया। ठीक है, अब देखें 45 को हमने क्या तोड़ा, 9 × 5। क्यों, उसका रीज़न ये कि 45 का जब आप एलसीएम लेते हो तो देखो वो आ जाता है 3 1 और 3 5, फिर 3 5 और फिर 5 1, यानी 3 × 3 × 5। ठीक है, जो कि आता है 3 का स्क्वायर × 5। तो 3 का स्क्वायर जो होता है उसका अंडर निकल सकता है, इसलिए मैंने इसको 3 3 9 करके तोड़ा हुआ है 9 × 5 में। और सेम यही रूल अप्लाई किया 75 में, जब आप उसका एलसीएम लोगे तो वो भी 5 × 5 × 3 आ जाएगा। तो उससे आसानी क्या होगी, उससे ये होगा कि हमारे पास ये चीज़ 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 9 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया।
तो 9 का अंडर हमें 3 मिल गया और 25 का अंडर हमें 5 मिल गया। हम चाहे उसे 3 का स्क्वायर करके लिखें चाहे 9 लिखें, आंसर यही याद है। 5 का स्क्वायर लिखें 25 लिखें, आंसर ये हमें पता ही है, ठीक है, ये आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, आप देखें दूसरी सूरत, उसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल भी हो गए, माइनस बचा, ये हम ऊपर लेके आ गए, इसलिए मैंने ब्रैकेट डाली इसको, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज यूँ लिख दी। अब आप देखें इसमें ये √3 वाली वैल्यू और ये √3 वाली वैल्यू, देखें ये √3 ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ही ये भी मैंने आपको बताया हुआ, देखें इसका रूल वही होता है कि इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, पहले यहाँ 1 लिखा हुआ और यहाँ 5, तो 1 - 5 का आंसर हमने निकालना है। 1 - 5 आपको पता है -4 होता है, तो -4 आ गया और √3 साथ वैसे ही आ जाते हैं। जैसे x वाली नहीं हम प्लस माइनस करते, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 4x लिखा हुआ है, तो 1x - 4x, सॉरी 1x - 5x, तो -4x आ जाता है। सिर्फ वही चीज़ है, -4 और x वाली चीज़, ठीक है, यानी √3। सेम इसी तरह से अब ये दोनों 500 और 500 वाली ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो ये 3 है और ये -1 है, तो 3 - 1 या -1 + 3 2 आ जाएगा, 5 ये आ गया। अब बाहर माइनस है, अब आप इसे ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये प्लस में हो जाएगी और ये माइनस में हो जाएगी, 403 - 205। अब देखें ये क्या शेप बनी, ये वही शेप बनी जो उसने कही थी कि आपका आंसर जो है वो होना चाहिए, कहाँ गई शेप, हाँ, a√3 + b√5। तो देखें ये a√3 + b√5 की शेप बन गई। प्लस से मुराद प्लस नहीं आता, प्लस से मुराद ये होता है कि जो भी साइन होगा, प्लस हो या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में क्या है, a आपका 4 आ गया और b आपका -2 बनता है, ठीक है। यहाँ उसने हमसे ये नहीं कहा था कि a और b फाइंड करें, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे ही, बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये a है और ये b -2 है आपका, तो ये आपका a b का आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको इसी तरह से सेकंड जैसा ही है यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दे दिया उसने, ठीक है, और आपसे कहता है कि अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + 18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर, एक्सप्रेस द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है। अब आपको एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का और आपको साइड्स उसकी दी हुई है रेक्टेंगल की। अब आपको पता है रेक्टेंगल की शक्ल का 4 कोनों वाली शक्ल होती है जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, यानी ये शक्ल जो है ना रेक्टेंगल की होती है इस तरह की, ठीक है। चारों साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड्स, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अब आपको एक लेंथ देने का मतलब है कि दोनों की लेंथ दे दी और एक विड्थ का मतलब है दोनों की विड्थ दे दी। अब वो जब कह रहे हैं ना लेंथ ऑफ ईच साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपको लेंथ और विड्थ दोनों दी हुई है। हम इसको इसी तरह से लिख देते हैं, लेट करके, लेट भी नहीं करने की जरूरत है, अब उसने दी हुई तो हम इसी तरह लिखें, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ आर रेक्टेंगल इज ये और ये दे दी, ठीक है। इनमें से एक को हम लेंथ कह देंगे, एक को विड्थ कह देंगे, जिस मर्जी को आप लेंथ कहें, जिस मर्जी को विड्थ कहें, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने आपको कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं की हुई कि कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है। आपने फॉर्मूला लिखा अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यहाँ भी वही बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ × विड्थ होता है। अब देखें विड्थ मीन ये चीज़ होती है, लेंथ मीन ये, ठीक है, या आप इसको लेंथ कह लें, इसको विड्थ, जो मर्जी, उसी को फर्क नहीं पड़ता। अब आप जरा इस शक्ल को देखें, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ तो एक ट्राइंगल बन जाएगी और राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या थी, हाफ ऑफ लेंथ × विड्थ थी था असल में। लेंथ आपकी बेस और विड्थ आपकी हाइट होती है, इसलिए वहाँ पे लिखते थे हम बेस × हाइट हाफ के साथ। तो रेक्टेंगल का हाफ असल में ट्राइंगल होती है, ठीक है, उसका एरिया होता है। खैर ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लिखा लेंथ × विड्थ हमने। अब ये दोनों वैल्यूज लेंथ और विड्थ की जगह पे आ जाएंगी, एक को लेंथ में और एक को विड्थ की जगह पे लिख देंगे, लेंथ × विड्थ करके लिख दिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, ठीक है। असल काम इसका ये हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अभी इसकी जो शक्ल लिखी हुई है, अगर आप इसको डायरेक्टली यूँ मल्टीप्लाई करने बैठ गए कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इससे, तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेंगे। देखें 18 को मुझे पता है 9 × 2 होता है, वो हम तोड़ देंगे इस तरह से 9 × 2 के अंदर। 5 - 4 को मैं 2 × 2 कह सकता हूँ, वो मैंने 2 × 2 किया। क्यों किया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। 2 × 2 / 200 में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखें इसको क्या किया हमने, 9 का √3 आ गया जो बाहर आ गया, क्योंकि आपको पता है ये 9 × 2 होल के ऊपर √ है। तो ये बात हम पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ दूसरे जो पढ़े थे, क्या नाम था उसका, जिसमें आपको बता दिया गया था कि ये जो पावर होती है सबके ऊपर होती है। पावर ये ना असल में 1/2,
इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, तो इसका आंसर तो 3 निकल आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये अंडर रूट 2 में ऐसे ही आ जाएगा। दूसरी तरफ ये जो हमने काम किया यहाँ पे 5 - 2 × 2 अंडर रूट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं मैंने आप लोगों को पहले बताई कि नहीं बात, अब आप देख लें दोबारा से। फिर देखिए ये लिखा हुआ है 2 × 2/2 अंडर रूट, इस 2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया और 2/2 अंडर रूट जो है इसका आंसर मैंने लिखा है 2 अंडर रूट। वो कैसे आया हुआ उसको आप समझ लें, या आप यूँ कहना कि इसको नहीं, ये दोनों आपने कर लिए सॉल्व और इसको वैसे लिख दिया, लेकिन जो इसकी शक्ल बनी हुई है उसके हिसाब से ये हमने ऐसे लिखा हुआ और ये लिख दिया, क्योंकि हम ये बेसिकली पहले लिखते हैं अंडर रूट वाली बाद में लिखते हैं। अब बात आ जाती है इन दोनों का आंसर हमने 2 अंडर रूट कैसे निकाला, ठीक है, वो आपने सीखना है। थोड़ा सा आसान सी चीज़ है, देखिए 2/2 अंडर रूट ये चीज़, ठीक है, इस तरह से लिखिए। अब आपको पता है कि 2 को मैं अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2 कह सकता हूँ, ठीक है, और ये अंडर रूट 2 ऐसे लिख दिया। देखें ये अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2 असल में 2 ही होता है, जब दो अंडर रूट में एक जैसी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो वही वैल्यू का आंसर आ जाता है। यानी कि देखें 2 × 2 आप यूँ भी कह सकते हैं 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, वही 2 है ना। क्यों लिखा, यूँ लिख के मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आंसर क्या आना। देखें ये और ये कैंसिल हो गए एक जैसे और ये अंडर रूट 2 आ गया आंसर, यानी 2/√2 का आंसर अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास ऊपर लिखा हुआ अंडर रूट 2 और नीचे लिखा हुआ 2 तो इसका आंसर मुझे पता है कि आ जाएगा 1/2 अंडर रूट। कैसे, वही वाली लॉजिक, ये वैसे लिख दिया और ये जो 2 है इसको हम अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2 कह सकते हैं। अब ये और ये कट गया तो अब आपके पास आ गया ऊपर 1 और नीचे अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है जिसको आप याद कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके भी और वैसे भी, ठीक है। वैसे कैसे याद करना है, उसे याद करने का आसान सा तरीका है। देखें इसमें वो भी सेंस आ जाती है आपके पास, ये 2 है 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 1/2 है। जब दोनों सेम है तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 ये आपस में डिवाइड हो रही है वैल्यूज, तो ये आपस में वैल्यू पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 1 - 1/2 ऊपर जाके हो जाएगा। 1 - 1/2 का आंसर 1/2 आता है, यानी 2 की पावर 1/2, तो 2 का अंडर रूट बन गया। दूसरी बात ये जिसे हमने याद रखने का तरीका देखें, यहाँ है 2 की पावर 1, यहाँ है 2 की पावर हाफ, तो ये हाफ 1 में से कैंसिल हो गई और हाफ बच गई, ठीक है ना। 1 है और ये हाफ है तो हाफ और हाफ कट गया तो हाफ बच गया, हाफ बच गई ऊपर। इसी तरह से जब हम इसके देखते हैं तो यहाँ पे नीचे 1 है और ऊपर हाफ है, यानी नीचे फुल है और ऊपर हाफ है, तो ऊपर वाला हाफ नीचे वाले 1 में से हाफ से कट गया तो नीचे हाफ बच गया ना, तो नीचे हाफ बच गया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि आपका आंसर क्या आना है इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें और कई जगह पे आएगी, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो ये 2 + 3 अंडर रूट 2 आ गया, ये 5 - 2 अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 अंडर रूट 2 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, फिर ये 3 × 5 15 आ गया और 2 अंडर रूट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 × 2 = 6, ये आ गया 6 और अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2, मैंने अभी आपको बताया कि अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 आंसर आ जाता है। वैसे तो आप कह सकते हैं 4 अंडर रूट का मतलब भी 2 ही होता है। तो अब जब दो एक जैसी अंडर रूट वाली मल्टीप्लाई हो तो वो बगैर अंडर रूट के वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 आ गया तो 6 × 2 = 12 बन जाएगा। ये 10 आ गया, -4 अंडर रूट 2 और 15 अंडर रूट 2 दोनों एक जैसी हैं क्योंकि अंडर रूट 2 वाली हैं दोनों, तो 15 - 4 11 आ गया, 11 अंडर रूट 2 -12, ठीक है। अब 10 - 12 का आंसर -2 आ गया, -2 + 11 अंडर रूट 2, ये आपका एरिया आ गया। और ये देखिए वो शेप आ गई जो उसने कही थी a + b अंडर रूट 2 वाली, ठीक है, a + b अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 होना ज़रूरी था, a और b के आंसर जो भी हैं वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से। अच्छा जी, अब आगे चौथा क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and differ is 22। तो हमने 2 नंबर निकालने। देखिए एक सिंपल सी बात है, उसने कहा 2 नंबर्स हैं जिनका सम है 68 और डिफरेंस है 22। हम लेट कर लेते हैं कि 2 नंबर्स x और y हैं, तो x और y का सम जो है वो 68 है और x और y का डिफरेंस जो है वो 22 है। तो ये 2 इक्वेशन इस तरह से बन गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उसने दी हुई थी। इसको हम 1 कह देंगे, इसको हम 2 कह देंगे। अब देखिए इस तरह से जब आपके पास एक्स वाई के अंदर वैल्यूज आई, एक इक्वेशन बन के आई हुई है, तो ये हमारी सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने इनमें से किसी एक को, एक्स को या वाई को ख़त्म करना है। उसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे वो सिंपल सा रूल नज़र आ रहा है आपको कि देखें यहाँ भी x + y और ये x - y। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो ये y और ये -y कैंसिल हो जाएगा,
तो हमने वही काम करना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और दोबारा से इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ये दोनों कैंसिल हो गई ऐड करने से। ये आंसर x प्लस एक्स देखें 1x और 1x यानी 2x आ गया इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो 90 आ गया 68 प्लस 22। अब x इज इक्वल टू 90/2 बन जाएगा। ये 90/2 का आंसर 45 आ गया। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में जिस मर्जी में पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने x की जगह पे 45 लिख दिया। 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, तो y इज इक्वल टू 68 माइनस 45, तो ये y 23 आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमें दो नंबर्स मिल गए। हेंस टू नंबर्स आर 45 एंड 23। अब आप चेक कर सकते हैं, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर 68 आएगा जो उसने कहा था, और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर 22 ही आएगा, वो भी उसने कहा था। तो हमारे नंबर्स ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है। उसमें उसने कहा हुआ कि लेंथी क्वेश्चन जरूर दिया हुआ कि वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula F is equal to 9/5C plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. अब मतलब क्या, आपको फॉर्मूला आपको दे दिया और फ़ारेनहाइट में उसने मालूम करने के लिए आपको कहा आंसर निकालना। ठीक है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये वाला आपको दिया हुआ है, और सेंटीग्रेड स्केल आपको दे दिया 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 48 डिग्री सेल्सियस आपको यानी कि सेंटीग्रेड आपको दे दिया। ये सी की वैल्यू आपको 48 दे दी उसने। ठीक है, तो हम यहाँ सी की जगह 48 पुट करेंगे। अब इसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। और सॉल्व करना क्या, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड कर दें। ये मल्टीप्लाई किया 432 आ गया डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 वैसे लिखते रहें। आपको यहाँ एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करें, वो 86.4 आया प्लस 32, ये आपका आंसर आ गया। मैंने इसको अच्छा ज़बानी किया था, कैलकुलेटर से नहीं। अगर कोई कैलकुलेशन में मसला होगा, गलती, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बस मैंने आपको उसका तरीका समझा दिया। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से 5 क्वेश्चन का आपका आंसर निकल आता है। आगे 6, 7, आप पहले 7 को देख लें, फिर हम 6 पे आते हैं। ठीक है, ये 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। 7 क्वेश्चन है आपके पास, आपको उसने दी हुई है कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस आपको दे दी है। ठीक है, आपको इसमें मिरहा नाम की लड़की हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने एक टॉय ख़रीदा है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपये, और वो उन्होंने सेल कर दिया 1520 रुपये में। ठीक है, तो ये सेल कर दिया। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपने इसकी बतानी है। तो सिंपल सा काम है, देखें कॉस्ट प्राइस आपके पास 1500 आ गई, सेल प्राइस आपके पास 1520 आ गई। तो प्रॉफिट आपका क्या आया, सेल प्राइस आपकी ज़्यादा है, इसमें से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये 20 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम और सेल प्राइस ज़्यादा हो तो आपका प्रॉफिट ही होता है ये। और उसने पूछा भी प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब है प्रॉफिट ही हुआ। तो ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला गया, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंट लाजमी लिखना है आपने। ठीक है, ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं, बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। उसमें मैंने ब्रैकेट डाली नहीं है, खैर आप ब्रैकेट डाल के लिख लें बेशक। अब ये प्रॉफिट आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गई, मल्टीप्लाई 100। सिंपल सा तरीका ये। तो आप ये देखें 2 0 को 2 0 यहीं से कैंसिल कर लें बेशक, वो कोई इशू नहीं है। ये आप 2000 ये इसको तो मल्टीप्लाई किया 2000 ओवर 1500 लिख दिया। 2 0 अब यहाँ कैंसिल कर लें, ना भी कैंसिल करें, आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है इसको। 20 ओवर 15 का आंसर 1.33% आ जाएगा, जो ये परसेंट आ रहा था साथ। तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट आंसर निकल आता है। ठीक है जी, तो हम करते हैं इसका 6 क्वेश्चन। जी 6 क्वेश्चन है आपके पास। एज, हाँ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रेजेंट एज इनकी लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन x ईयर्स कर लें और फादर की आप y ईयर्स कर लें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ। अब कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी कि सम ऑफ द एजेस, यानी इन दोनों की एजेस का सम 72 है। अब ये आ गया प्रेजेंट एज का सम। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि 6 years अगो सन्स एज क्या होगी। देखें 6 years अगो क्या होगी, एक्स आपकी आज की एज है तो 6 साल पहले x माइनस 6 होगी। जैसे कि अगर आज 10 साल है तो 6 साल पहले 4 साल होगी, तो 10 माइनस 6 करके 4 आता है। सेम इसी मेथड से बाप की उम्र भी हमने लिख दी y माइनस 6 ईयर्स। अब यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा है इसको थोड़ा सा आपने समझना है। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र का डबल थी। बाप की उम्र बेटे की उम्र का डबल थी। अब बाप की उम्र ये है
ठीक है। बेटे की उम्र ये है, तो इसमें इक्वलिटी कैसे बनेगी, यानी कि इक्वेशन करके हम इसे इक्वल कैसे बनाएंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें बाप की उम्र थी 40 साल 6 साल पहले, और बेटे की उम्र 6 साल पहले 20 साल थी, ऐसे ही है ना, फिर हाफ की बात हो रही है। तो अब ये 40 साल है और ये 20 साल है, ठीक है, ये 20 साल है, तो ये इक्वल कैसे आएगा। अगर मैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 40 इज इक्वल टू 40 बन गया, क्योंकि हमने इक्वलिटी देनी है ना। बाप की उम्र डबल है बेटे की उम्र का, तो जो छोटी चीज़ होती है ना उसको हमने क्या करना है, उसमें वो जो डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई या ऐड या जो भी चीज़ होगी वो कर दिया जाएगा उसी तरह से। अब यहाँ पे ट्वाइस वाली बात थी कि बाप की उम्र डबल है बेटे की उम्र का, तो बेटे की उम्र को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों के अंदर इक्वलिटी पैदा हो जाएगी, यानी कि इक्वल आ जाएंगे दोनों की चीज़ें। तो इक्वल करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। ये जब इक्वेशन बन जाएगी तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर लेंगे हम आपस में। तो एक्स और वाई का आंसर निकल आएगा। एक्स का आंसर हमें चाहिए तो एक्स का आंसर हम उधर बेटे की उम्र हम निकाल लेंगे इजीली, ठीक है। तो ये हमने इधर सेकंड इक्वेशन जो है इसको हमने तमीज़ से ज़रा बनाना है, ख्याल रख के कि ये कैसे बनेगी। ट्वाइस का मतलब आपने जहन में रखना है, इक्वलिटी लेके आनी है हमने, ठीक है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके ये शेप आ गई। अब हम y को उठा के यहाँ से इस तरफ ले जाएंगे और -12 को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये 12 - 6 आ गया, 2x - y आ गया। इसलिए मैंने ऐसे किया कि ताकि आपका x पॉजिटिव रहे। अब उसके बाद में 2x - y इज इक्वल टू 6 बन गया, जिसे हम यूँ करके लिख देंगे 2x - y इस तरफ और 6 इज इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा। दोनों की जगह चेंज कर दी। जब दोनों की जगह चेंज करते हैं तो साइन कोई नहीं चेंज होता, ठीक है। अब देखें आपके पास दो इक्वेशन बन रही है, एक है x + y 72 और एक है 2x - y इज इक्वल 6। अब आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा और x का आंसर निकल आएगा। सिंपल काम जो हमने पीछे किया था अभी। तो इसे एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे, इस तरह से ये आपके पास ये x + 2x यानी 3x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 78 आ गया। तो x इज इक्वल टू 78/3 यानी 26 ईयर्स आ गया। अब x का आंसर 26 ईयर्स आया, यानी कि आज बेटे की उम्र 26 साल है। तो हमने 6 साल पहले की बतानी थी, क्योंकि उसने पूछी थी what was son's age 6 years ago। तो son's age 6 years ago इज इक्वल टू 26 में से आप 6 माइनस कर दें तो 20 ईयर्स, ये बेटे की उम्र आ जाएगी 6 साल पहले, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अच्छा, उसके बाद में हम 7 कर लिया था हमने, 8 पे आ जाते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका कि एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। ये एनुअल इनकम ऑफ तैयब आ गई। उसने एग्जाम्पशन दी हुई आपको 1,30,000 की, वो हमने लिख दी, और रेट दिया हुआ है टैक्स का 0.75%, ठीक है। अब देखें ये सिंपल सा क्वेश्चन है इस सेंस में कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लगता है उसके ऊपर जो आपकी एनुअल इनकम होती है उसमें कोई ना कोई रिबेट भी दी जाती है। जैसे कि जिन लोगों की एनुअल इनकम 10 लाख से कम हो उनकी रिबेट कुछ होती है, और जिनकी 5 लाख तक हो उनकी रिबेट कुछ होती है, टैक्स कुछ होता है। मतलब इस तरह से मुख्तलिफ होता है, रेट भी चेंज हो जाता है। तो अब रिबेट का मतलब ये होता है, ये एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल इनकम है इसमें से ये निकाल के जो बाकी इनकम बचती है उसके ऊपर टैक्स आपने पे करना है, ठीक है। एग्जेम्पशन या एग्जेम्प्टेड जो लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी टोटल इनकम है उसमें से आप माइनस कर दें पहले। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारी क्या बनेगी, टैक्सेबल अमाउंट हमारी बनेगी 9,60,000 माइनस 1,30,000। 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर दें तो 8,30,000 जो आ जाती है अमाउंट, ये आपकी वो अमाउंट है जिसपे कि आपने टैक्स पे करना है। और टैक्स रेट क्या है, वो ये 0.75% है। तो टैक्स का फॉर्मूला बिल्कुल आसान से, टैक्स निकालने के लिए इनकम टैक्स इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। तो ये हम इसे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। अब ये आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा कैलकुलेटर से आंसर निकालना होता है। 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75% का मतलब डिवाइड बाय 100 लिख दिए। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, या 2 से कैंसिल करने तो कर दें। तो 8,83,100 को हम 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,225 रुपीज़ ये आपका टैक्स आ जाएगा। जैसे मर्जी आप इसको कर लें, सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में आपका 9 क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक किस्म का टैक्स ही है, ठीक है। मार्कअप जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो आप कह रहे हैं कि सूद जिसे हम कहते हैं ना, ये असल में वो चीज़ होती है सूद, ठीक है। अब 3,75,000 रुपये किसी ने उधार लिए हों जैसे कि, ठीक है, किसी से जो सूद का कारोबार करते हैं,
उस पर मार्कअप का रेट उसने दिया हुआ है 14%, क्योंकि सूद में वैसे भी मार्कअप ज़्यादा होता है। ये बैंक का रेट नॉर्मली नहीं होता है, ये लोगों से आप किसी से लें तो ये लोग लेते हैं कर्जा तो उसके ऊपर वो सूद लेते हैं कि वो वाली चीज़ कंडीशन बन जाती है, ठीक है। ये हम IMF से जैसे लेते हैं कर्जा, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर हम सूद पे करते हैं उनको, ठीक है। तो ये अमाउंट 3,75,000 है आपकी, रेट ऑफ मार्कअप है 14%। तो अमाउंट ऑफ मार्कअप क्या आ जाएगी, बस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में ना अब मैं 2 एग्जांपल्स हैं आपको वो मैंने करके दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 13 और एग्जांपल नंबर 14। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके पास ना इस तरह के एग्जांपल का क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आपको ये सिर्फ 2 एग्जांपल दिए तो पेपर में आपको पता है एग्जांपल भी आ जाती हैं। जो 13 एग्जांपल है ये आपने छोटी क्लासेस में यानी 7-8 में किया हुआ है काम, जो आपके जहन में शायद ना हो। देखिए, सलीम, नदीम एंड तनवीर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,50,000 फ्रॉम अ बिजनेस। यानी कि सलीम, नदीम और तनवीर ने एक बिजनेस किया हुआ होगा जिसमें कि उनको 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर इन द रेशो 4:7 14, 4, 7 और 14 की रेशो से इन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए हुए। तो फाइंड ईच पर्सन प्रॉफिट, हर एक का प्रॉफिट बताएं। अब देखें जो रेशो होती है 4, 7, 14 की रेशो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि एक ने 4 रुपये, 7 रुपये और 14 रुपये लगाए हैं, बल्कि ये क्या उनकी सिंप्लीफाई करके रेशो बता दी कि हो सकता है एक ने 4 लाख लगाए हुए हैं, एक ने 7 लाख, एक ने 14 लाख, ठीक है। तो वो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है रेशो की वो दी हुई होती है इस तरह से कि इस रेशो के हिसाब से उन्होंने, जैसे कि एक शख्स ने कारोबार, 2 लोगों ने मिलकर कारोबार किया, एक ने 10 लाख लगाए, एक ने 20 लाख लगाए। तो जब प्रॉफिट होगा तो जाहिर है जिसने 10 लाख लगाया उसका प्रॉफिट 20 लाख जिसने लगाया उसकी निस्बत हाफ होगा, 20 लाख वाले को डबल मिलेगा। तो सेम ये वो वाली चीज़ आ जाती है कि 3 लोगों की इस तरह से पैसे लगे हुए, तो ये रेशो इसलिए निकाली जाती है ताकि जो प्रॉफिट आया उसमें भी हम उसी रेशो से उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ने 4 रुपये लगाए हैं, जैसे एक ने 7 रुपये लगाए हैं, एक ने 14 रुपये लगाए हैं बिजनेस के अंदर, तो जो प्रॉफिट आता है तो जाहिर है 4 रुपये वाले को 4 रुपये के हिसाब से, 7 वाले को 7 के हिसाब से, 14 वाले को 14 के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। करने का तरीका सिंपल, ये टोटल प्रॉफिट है, ये रेशो है आपकी, आपने सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकाल लेंगे। सम ऑफ रेशो ये आ गई आपके पास जो कि 25 है। अब आप इनके सबके अलग अलग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सलीम का प्रॉफिट क्या होगा, सलीम की रेशो थी 4, वो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट जो थी, यानी टोटल प्रॉफिट। आप इसको सॉल्व करेंगे, 25 और इसको डिवाइड कर दें, जो आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 4 को 450,000 को मल्टीप्लाई करें, 25 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 72,072 रुपये। सेम इसी तरह से नदीम का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। अब नदीम की रेशो क्या थी 7, तो 7/25 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000, तो ये 1,26,000 उसका प्रॉफिट आ गया। इसमें से तनवीर का प्रॉफिट क्या था, उसकी रेशो 14, तो 14/25 मल्टीप्लाई बाय 450,000, इसको सॉल्व किया आपके पास 2,52,000 रुपीज़ ये आ गई तनवीर की प्रॉफिट। देखिए हर एक का प्रॉफिट अलग अलग है उसकी अमाउंट के हिसाब से जो उसने लगाई हुई है बिजनेस में, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपने देखना है क्वेश्चन को, आपको नज़र आके महसूस हो गया होगा कि आपने छोटी क्लासेस में किया होगा। अच्छा जी, उसके बाद में 14 क्वेश्चन है, इफ द सिंपल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ कहाँ गया, ऑन ₹6,400 फॉर 12 ईयर्स इज ₹3,840, फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली आपका आ जाता है इसमें बैंकिंग में नॉर्मली ये होता है, ठीक है, कि आपको पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि बैंक में लोग पैसा जमा करवा देते हैं और उसके ऊपर उन्हें प्रॉफिट मिलता है, होता था बेसिकली ये भी सूद ही है। लेकिन बैंक के अंदर कुछ मुख्तलिफ काम भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट, वो बैंक जो है बहुत से कामों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने, यानी दूसरे मुख्तलिफ बिजनेसेस में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कहीं और नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं या बॉन्ड वगैरह में, इसमें इन्वेस्टमेंट उनकी होती है। तो जो उनको वहाँ से प्रॉफिट मिलता है वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है हर एक के लिए रखा होता है, अपने जो कस्टमर हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ होता है बैंक में जमा करवाया था, किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 5 साल के लिए, किसी ने 10 साल के लिए, किसी ने 20 साल के लिए, इस तरह से मुख्तलिफ पैसे जो है ना लोगों ने जमा करवाए हुए होते हैं, तो उसके ऊपर उनको प्रॉफिट मिलता है। अब वो प्रॉफिट का उसने रेट पूछा है यहाँ पे आपसे, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला आपने बिल्कुल नया फार्मूला है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, और साइंस के स्टूडेंट्स ने वैसे भी कभी नहीं पढ़ा हुआ, ये आर्ट्स के अंदर है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका जो अमाउंट दी हुई थी इसको पहले तो समझना है कि उसने कहा इफ द सिंपल प्रॉफिट ऑन रुपीज़ दिस 6,400, तो 6,400 प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उसने कहा कि 6,400 रुपीज़ पर प्रॉफिट 12 साल में 3,840 है, ठीक है। हमने ये बात समझ दी है। तो आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 6,400, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट।
या प्रिंसिपल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इसलिए यूज़ करो क्योंकि फॉर्मूले में भी प्रिंसिपल आता है, इस सेंस में हमने प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर, यानी ये वो अमाउंट है जो बैंक में जमा हुई हुई, ठीक है। उस पर प्रॉफिट मिला एक शख्स को 3,840 रुपये, और कब मिले? आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल तक उसका पैसा इन्वेस्ट रहेगा तो उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा या मिला है, ठीक है, जैसे मर्जी आप करें। तो आपने निकालना क्या? रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी टाइम ये है, और 12 साल आपको दिए हुए, रेट ऑफ प्रॉफिट आपने मालूम करना है। तो आप पहले बेशक एक दफ़ा लिखते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट जो आपने मालूम करना है, ये आपने लिख दिया। तो रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है ये आपने याद रखना है। देखिए प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, इसलिए इसको हम यूँ लिखेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आपका ये टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आपका नया है बिल्कुल, इसको आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी कोई नहीं है। ये आपने अब उनकी वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाला, 5% आपके पास रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो सुना होगा आपने बैंक वाले नॉर्मली ऐसे प्रॉफिट देते हैं, आप 2.5%, 3%, 4%, 5% मुख्तलिफ टाइम पीरियड के ऊपर और मुख्तलिफ अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। आज का लेक्चर भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमें याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।